नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली क्लास में पॉलिटी की क्लास में जो है पढ़ा था कि किस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आएगी। धीरे धीरे 1765 की इलाहाबाद की संधि के पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के साथ शासन कार्य करना शुरू कर देगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की संसद द्वारा समय समय पर कानून बनाकर भेजे जाएंगे, जो कानून रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रूप में भारत आएंगे। ठीक, शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, बाद में जो है 1857 की क्रांति के बाद 1858 से जो है 1858 से भारत का शासन जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है। जब ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है तो गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है या वायसराय है, उसकी काउंसिल है, उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की संसद सीधे कानून बनाकर भेजेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से भारत के संविधान को बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी। यानी भारत का जो संविधान था उसका जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड यही ब्रिटिश संसद द्वारा भेजे गए, धीरे धीरे जो समय समय पर भेजे गए कानून थे, यही कानून थे। आज की क्लास में देखते हैं कि जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आ गया तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद से किस तरीके से भारत में संविधान सभा का गठन होगा और ये संविधान सभा किस तरीके से कार्य करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आते हैं कि भारत में संविधान सभा किस लिए बनेगी। जब भारत में अपना शासन होगा या अपना स्वराज होगा तो उस स्वराज के कारण से, यानी जब खुद का शासन करेंगे तो अपना शासन कैसे चलाएंगे, इसके लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाना था कि संविधान सभा संविधान बनाएगी। तो एक वर्ड आता है स्वराज। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा, उनके द्वारा स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किया गया था। बाद में बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है स्वराज विधेयक प्रस्तुत करते हुए भारत के लिए स्वराज की मांग की गई थी। फिर इसके बाद जो है यहाँ से शुरुआत होगी इस चैप्टर की, किस तरीके से भारत में समय समय पर संविधान सभा की मांग की गई और ये संविधान सभा किसके आधार पर गठित होगी और गठित होने के पश्चात संविधान सभा किस तरीके से कार्य करेगी, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। फिर भारत का जब स्वतंत्रता अधिनियम पारित होगा जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा, तो इस विभाजन के फलस्वरूप जो संविधान सभा है उसमें परिवर्तन होगा, उसके सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होगा, क्योंकि जो संविधान सभा है, संविधान सभा के कुछ मेंबर्स टूटकर पाकिस्तान चले जाएंगे। ठीक, अब ये जो संविधान सभा होगी, यही संविधान सभा कालांतर में जो है जब देश आज़ाद होगा तो आज़ादी के बाद इसको अंतरिम सरकार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यानी अब ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा भारत में संविधान का निर्माण भी करेगी। उसके लिए अध्यक्ष हो गए, संविधान सभा के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा था कि यही संविधान सभा जो है एक संसद का, अंतरिम संसद का भी स्वरूप लेगी, जो भारत में सामान्य जो विधायी कानून है, जो सामान्य कानून है, सामान्य कानूनों के निर्माण के लिए कार्य करेगी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे जीवी मावलंकर। ठीक, तो इस तरीके से संविधान सभा का किस तरीके से परिवर्तन होगा। फिर संविधान सभा जो है विभिन्न कमेटियां बनाएगा, विभिन्न समितियां बनाएगा। समितियां संविधान में जिस समिति को जो कार्य सौंपा गया है वो उस कार्य से संबंधित अपना ड्राफ्ट प्रारूप समिति को या ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपेगी और यही ड्राफ्टिंग कमेटी फाइनल जाकर पूरे संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। और जब रूपरेखा प्रस्तुत हो जाएगी तो संविधान के वाचन प्रारंभ होंगे, यानी संविधान में प्रोसीडिंग प्रारंभ होगी कि किस तरीके से भारत के संविधान का फाइनल आउटपुट निकलेगा। फिर जाकर 3 वाचन होने के पश्चात जो है संविधान को जो है अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया जाएगा। पारित होने के बाद इसको आंशिक रूप से लागू कर दिया जाएगा और फाइनली 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू होगा। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ना है और जो है मतलब ये पूरी क्लास की समरी है। तो शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखो, भारतीय संविधान सभा, तो यहाँ पर वर्ड आया संविधान सभा। तो संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान सभा के लिए सबसे पहले इसकी रूपरेखा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, इसका विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ब्रिटेन में एक हेनरी मेन नाम के एक राजनीतिक हुए, उनके द्वारा, हेनरी मेन द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया गया कि संविधान सभा एक ऐसी सभा होगी जो किसी देश के लिए जो है संविधान का निर्माण करेगी। तो इस विचार को सबसे पहले फ्रांस और यूएसए द्वारा अपनाया गया था। ठीक, यूएसए और फ्रांस द्वारा अपनाया गया था। कालांतर में जब भारत की बात आएगी तो भारत में पहली बार ऑफिशियल रूप से एम.एन. रॉय कौन थे? एम.एन. रॉय भारत में ये कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। एम.एन. रॉय द्वारा जो है सबसे पहले संविधान सभा की मांग की जाएगी। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय सबसे बड़ा दल था,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऑफिशियल रूप से 1936 में फैजपुर कहाँ पर है, फैजपुर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1946 में, ये है महाराष्ट्र में। ठीक, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ऑफिशियल रूप से 1936 में संविधान सभा की मांग की गई, जिसका ये कहना था कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण भारतीय ही करेंगे। ठीक, तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने कालांतर में 1939 में इसमें मांग और बढ़ाते हुए इसमें एक वर्ड और जोड़ा कि जो भारत की संविधान सभा बनेगी उस संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन किया जाए, यानी जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएं, ऐसा डिमांड करी थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक, अब अंग्रेजों की बात आएगी कि भारतीयों की ये संविधान सभा की जो मांग है उसको सबसे पहले 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, तो क्रिप्स मिशन की सिफारिश पर सबसे पहले इसको स्वीकार किया गया। क्रिप्स मिशन 1942, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो भारत में जो भारत के सैनिक हैं या भारतीयों का सहयोग युद्ध में प्राप्त करने के लिए जो है क्रिप्स मिशन लाया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि जो है भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करें, इंग्लैंड का सहयोग करें। जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाएगी तो समाप्ति होने के पश्चात हम लोग भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे, यानी फ्यूचर की बात कही गई कि हम आगे चलकर संविधान सभा का गठन कर देंगे अगर हम युद्ध में जीत जाते हैं तो। तब जाकर जो है इसको कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई, यानी उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी गई कि एक बैंक है जो डूबता हुआ है, यानी डूबने वाला है, हो सकता है युद्ध में हार जाए, और अगर डूब रहा है तो उसके द्वारा एक पोस्ट डेटेड चेक, यानी जो चेक साइन करके दे दी गई जो जिसको बाद में भुनाया जाएगा। अब बैंक बचेगी तभी तो भुनाया जाएगा, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया गया। कालांतर में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होगा। क्लीमेंट एटली जो हैं, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। उनकी पार्टी लेबर पार्टी थी, उनके द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की जाएगी। और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो संविधान का गठन किया जाना था या संविधान का निर्माण किया जाना था, उसके लिए उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन इन्होंने भारत भेजा, तो कैबिनेट मिशन 1946 में जो है भारत आया। यही कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर जो है नवंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन क्या था और कैबिनेट मिशन के द्वारा किस तरीके से जो है इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई, यही पढ़ना है। ठीक, तो ये वही चीज़ें पढ़ी कि किस तरीके से ये आगे बढ़ा। तो कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन एक ऐसा समूह था, एक 3 मेंबर मिशन था, मतलब 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। ये 3 सदस्य भारत आए। भारत कब आए? ये भारत आए 1946 में, मार्च 1946 में भारत आए। भारत आने के बाद इन्होंने क्या किया कि भारत में जो उस समय विभिन्न राजनीतिक दल थे, उन राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग की गई और मीटिंग करके एक आउटपुट निकाला गया कि सबसे सुझाव मांगा गया कि भारत का संविधान किस तरीके से बनाया जाए, किसके लिए क्या प्रावधान किए जाएं। ऐसा एक सुझाव मांगा गया, या जो है संविधान सभा का कैसे गठन किया जाए, ऐसा सुझाव माना गया। और उस सुझाव के आधार पर भारत में कैबिनेट मिशन ने एक प्रपोजल रखा। वही प्रपोजल जो है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशें कहलाती हैं। इसने सिफारिश दी कि एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्धारण किया जाएगा। ठीक, यानी भारत में जो जनसंख्या है उसमें प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 389 सदस्य निर्धारित किए गए। ठीक, अब जो ये एक सदस्य जो रखा गया, अब ये एक जो सदस्य होंगे इनका चुनाव कैसे होगा? तो इनके चुनाव के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम रखा गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम क्या होता है अभी ये बताएंगे। ठीक, अभी बताएंगे। ठीक, तो ये 3 मेंबर्स का जो मिशन था, इन्होंने सीटें निर्धारित की टोटल 389। कितना? प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, ठीक, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ठीक, एक मेंबर 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित किया। तो टोटल मेंबर कितने हुए?
389। तो ऐसा माना जा सकता है कि रफली जो है इसमें 1 लाख का मतलब 10 लाख का गुणा कर दो, इतनी भारत की उस समय तत्कालीन जनसंख्या थी। अब ये जो 389 सीटें निर्धारित की गई, इसमें से 292 सीटें प्रोविंशियल स्टेट्स, ठीक, यानी जो उस समय के प्रांत थे ब्रिटिश भारतीय प्रांत, इन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 292 सीटें निर्धारित की गई। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग। 93 सीटें जो हैं ये प्रिंसली स्टेट, यानी जो उस समय देसी रियासतें थी, देसी रियासतों से, ठीक, देसी रियासत जो थी उनसे 93 सीटें निर्धारित की गई। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय, जिसमें से दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिसमें से जो है मुख्य रूप से ब्रिटेन का जो एक ICS अधिकारी मान लो, वही कमिश्नर जो होता था वही यहाँ पर प्रमुख होता था, वही यहाँ की सत्ता देख रेख करता था, ठीक। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। यहाँ से जो है टोटल इतने सदस्य निर्धारित किए गए। जो 292 प्रांतीय क्षेत्रों से जो सीटें निर्धारित की गई थी, यानी प्रांतों से जो 292 लोग आने थे, प्रतिनिधि आने थे, इनको चुनाव के माध्यम से, यानी इनका निर्वाचन होना था, ठीक, क्या होना था, निर्वाचन, इनका निर्वाचन होना था। तो निर्वाचन कैसे होगा, तो प्रांतीय विधानसभा में जो सदस्य थे उनके द्वारा इनको निर्वाचित करके भेजना था। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम का मतलब यही हुआ कि 292 जो प्रांतों के सदस्य चुन के आने थे वो प्रांतों की विधानसभाओं से चुने जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर है मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज यूजिंग ए लिमिटेड फ्रेंचाइज, ठीक, ओनली 3.5% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी उस समय जो पूरी की पूरी जनसंख्या थी उसका मात्र 3.5% लोगों को ही इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। रीजन क्या था, ये जो 292 सदस्य जो उस समय के ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, उन प्रांतों से चुने जाने थे, यानी उनकी विधानसभाओं से चुने जाने थे। उनकी विधानसभाओं में सदस्य कौन थे, विधानसभाओं में जो सदस्य चुने गए थे वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से जो निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में निर्वाचन की क्या व्यवस्था की गई थी कि प्रांतीय विधानसभाओं में जो सदस्य चुने जाएंगे उनके लिए जो वोटर होगा, यानी जो जनता होगी, सबको वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। जिनके पास संपत्ति है, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उन्हीं को सीमित मात्रा में मताधिकार दिया गया था। यही रीजन है कि इसमें कहा जाता है कि सीमित मताधिकार दिया गया, यानी संविधान सभा में जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो कुछ ही लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, पैसे वालों को, धनाढ्य लोगों को ही रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक। तो ये जो है प्रांतों से जो है निर्वाचन द्वारा, यानी वहाँ की विधानसभाओं से निर्वाचन द्वारा ये सदस्य आने थे। 93 जो है देसी रियासतों से आने थे और 4 यहाँ के प्रिंसली स्टेट से आने थे, ठीक। कम्युनिटी बेस्ड सीट एलोकेशन हुआ। इसका मतलब क्या था कि जो है 3 मुख्य रूप से 3 प्रकार की सीटें चुनी गई, जनरल, मुस्लिम और सिख, ठीक। तो जो है ये एक तरीके से जो कम्युनिटी बेस्ड, यानी जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है सीटों का चयन किया गया, ठीक। अब यहाँ पर है प्रिंसली स्टेट वैकेंसीज, 93 सीटें प्रिंसली स्टेट को थी, यानी देसी रियासतों को निर्धारित की गई थी, लेकिन शुरू में जो है प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतें शामिल नहीं हुई थी। कालांतर में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन फाइनल हो जाएगा तब धीरे धीरे देसी रियासतें अपने प्रतिनिधि भेजना शुरू कर देंगी, ठीक। अब जो संविधान सभा है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर जो ये चीज़ें तय की गई थी, इसके आधार पर जुलाई अगस्त 1946 को इलेक्शन होंगे और इस इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के आधार पर जो है उस रिजल्ट के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक। तो रिजल्ट कैसा आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को टोटल जो 389 सीटें थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, कांग्रेस को बहुमत मिल गया। मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली, ठीक। अन्य जो हैं अदर्स में जो हैं 15 जो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या स्मॉल पार्टीज के जो कैंडिडेट हैं उनको जो है रिप्रेजेंटेशन मिला, ठीक। तो इस कारण से जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने इसको मानने से इनकार कर दिया, ठीक। अब जो ये इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन के आधार पर कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर जो चुनाव हुए, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा बहुमत मिला। इस कारण से जो संविधान सभा में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें मिली। तो जब चुनाव हुआ, चुनाव के रिजल्ट के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का जब गठन होता है तो
उसमें जो है आगे चल के जब देसी रियासतें शामिल होंगी, लेकिन हैदराबाद रियासत अनुपस्थित होगी। हैदराबाद का एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था। ठीक, इसमें विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व भी दिया गया। एक आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रैंक एंथनी जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के पहले व्यक्ति थे जिन्हें इस पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया। पीएच मोदी पारसी समुदाय के एक प्रतिनिधि थे, इनको भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले पूर्वी बंगाल से वर्ष 1946 में निर्वाचित होंगे, लेकिन देश का विभाजन जब हो जाएगा तो विभाजन के बाद एमआर जयकर जो हैं वो जो पुणे से मुंबई प्रेसिडेंसी या पुणे से जो चुने गए थे, पुणे से इनको त्यागपत्र दिलाया जाएगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फिर से इनका निर्वाचन पूना से होगा। ठीक, पूना से इनका फिर से निर्वाचन होगा। तो इस तरीके से इनका भीमराव अंबेडकर 2 बार निर्वाचित हुए, पहली बार पूर्वी बंगाल से देश के विभाजन के बाद पूना से। ठीक, तो देश के एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए संविधान सभा में इनकी बहुत ज़रूरत थी, इस कारण से एक सदस्य का त्यागपत्र दिला के इनका फिर से निर्वाचन कराया गया था। ठीक, फिर से निर्वाचन कराया गया था। अब जो ये कैबिनेट मिशन बना तो या जो संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा के बनने के पश्चात हुआ क्या कि इस पर एक आरोप लगे कि कांग्रेस का प्रभुत्व उस समय ज़्यादा था, इसलिए इसको अधिक मात्रा में रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक, तो इसके लिए ऐसा भी आता है कि उस समय के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, के एम मुंशी, ए के अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, एमआर जैकब जैसे लोग भी इसमें संविधान सभा में शामिल थे, जो कांग्रेस से नहीं थे। ठीक, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति थे। अब इसमें बात की जाए तो एसएससी ने एक बार अभी 2024 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, महिला सदस्य के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि पर्टिकुलर एक महिला सदस्य है, उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, किस क्षेत्र से हुआ था। ठीक, तो जो संविधान सभा के लिए जो 389 मेंबर निर्धारित थे, 389 मेंबर्स चुने गए थे, उसमें से कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। ठीक, अब ये देश के विभिन्न क्षेत्रों से थी, जिसमें से मुख्य रूप से बिहार हो या मध्य प्रांत हो, उत्तर प्रदेश हो, ठीक, जैसे संयुक्त प्रांत दक्षिण में मद्रास हो, चाहे बॉम्बे हो, बिहार हो या पूर्वी भारत में बंगाल हो, सभी क्षेत्रों से जो है ये प्रतिनिधि चुने गए। ठीक, तो महिलाएं भी सभी क्षेत्रों से चुनी गई। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त प्रांत से यानी उत्तर प्रदेश से चुनी गई, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से, सरोजिनी नायडू बिहार से, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत या बरार से, रेणुका रे पश्चिम बंगाल से, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत या यूपी से, मालती चौधरी जो हैं उड़ीसा से, लीला रे पश्चिम बंगाल से, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से, हंसा मेहता बॉम्बे से, जी दुर्गाबाई मद्रास से, दक्षिणायनी वेलायुधन, ठीक, मद्रास। एसएससी का पूछा गया, 2024 का पूछा गया क्वेश्चन। बेगम एजाज रसूल ये यूपी से चुनी गई, संयुक्त प्रांत से चुनी गई। एनी मैस्करीन त्रावणकोर एवं कोचीन की रियासत जो थी वहां से चुनी गई। अम्मू स्वामीनाथन जो है ये मद्रास से चुनी गई। तो ये टोटल 15 महिला सदस्य थी, जो 15 महिला सदस्य थी, जो उनमें से ये प्रमुख है, 15 महिला सदस्य जो हैं इसके लिए चुनी गई थी। ठीक, नेक्स्ट है 1946 में क्या हुआ कि जब देश आज़ादी के दौर पर जा रहा था, संविधान सभा का गठन हो गया। तो संविधान सभा के गठन के बाद ये हुआ कि जब तक संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाएगा, चुनाव नहीं हो जाएगा, तब तक संविधान सभा के चुने गए सदस्यों से ही एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक सरकार वही लोग चलाएंगे मिलजुल कर। ठीक, तो एक ऑल इंडिया जो है गवर्नमेंट का अस्तित्व आता है, यानी इसमें से मुख्य रूप से कांग्रेस के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे और सरकार बनी तो उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी शामिल किया गया। ठीक, जो ये अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था? पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष नहीं थे। उस समय लॉर्ड वेवेल जो था वायसराय था, वायसराय ही इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनेगा। फिर इसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष होंगे, साथ में देश के पहले ये मान लो पहले प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। ठीक, इनके पास जो है विदेशी मामले रखे गए और राष्ट्रमंडल भी रखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उन्हें गृह मंत्रालय का पद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पद दिया गया। तो देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार बलदेव सिंह जो थे वो इस अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री,
ठीक। जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, अरुणा असफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री, CH भाभा जो हैं खान एवं बंदरगाह मंत्री। साथ में मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे उसमें से मंत्री बनाया गया लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया, आई चुंदरीगर को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया, अब्दुल रब निस्तार जो है इन्हें संचार मंत्री बनाया गया, जोगेंद्र नाथ मंडल इनको विधि या कानून मंत्री बनाया गया, गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री इनको बनाया गया। कालांतर में जब देश का विभाजन होगा तो मुस्लिम लीग के सदस्य यहाँ से चले जाएंगे, तब इसमें इस कैबिनेट में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि की जगह अन्य भारतीय प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक। अब जब अंतरिम सरकार का गठन हो गया, संविधान सभा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई, यानी चुनाव हो गया। ठीक। चुनाव होने के बाद जब संविधान सभा के सारे सदस्य की मीटिंग बुलाई गई, तो इसके लिए जब पहली मीटिंग होगी, पहला जो है इसकी पहली बैठक होगी, जो पहली मीटिंग होगी कब होगी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक होगी तो जिस तरीके से फ्रांस में व्यवस्था है उसी तरीके से भारत संविधान सभा ने भी वही प्रक्रिया अपनाते हुए, यानी फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए क्या करेंगे कि जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो उस समय थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक। यानी इनको एक तरीके से ये कह लो प्रोटेम स्पीकर, जिनका कार्य था कि जो उस समय संविधान सभा है, संविधान सभा के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनको क्या शपथ दिलाई जाएगी। ठीक। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष की बात हो या पहले अध्यक्ष की बात हो तो कौन बनेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक। ये शपथ दिलाएंगे। शपथ दिलाने के बाद क्या है, पहले दिन पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, सामान्य बैठक होगी। इसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने इसमें क्या किया, बहिष्कार कर दिया, जिस कारण से केवल 207 सदस्य ही पहली बैठक के दौरान जो है उपस्थित थे। ठीक। दूसरी बैठक जो है वो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होगी। इस दौरान क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अब कहीं पर लिखा होता है कि इसी दिन जो है 11 दिसंबर 1946 को ही जो है इसके उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई थी। तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है 1947 में हुई थी, जुलाई या अगस्त 1947 में उनकी नियुक्ति हुई थी। तो ये डेट नहीं है, 11 दिसंबर 1946 नहीं है। ठीक। तो अब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, जो पहली मीटिंग के दौरान बने थे। दूसरी मीटिंग में स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत का जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव थे। उपाध्यक्ष की बात आएगी तो उपाध्यक्ष जो है वो कौन बनेंगे? HC मुखर्जी बनेंगे। ठीक। अब जो है संविधान सभा की दूसरी मीटिंग हो गई। अब जो तीसरी मीटिंग होगी, तीसरी मीटिंग से ही मेनली जो है संविधान के लेखन की परंपरा की शुरुआत होगी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें संविधान के निर्माण के क्या लक्ष्य है हमारे, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके आदर्श क्या होंगे, इन सब की व्याख्या एक प्रस्तुत की गई। ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। तो यहीं से भारत में संविधान लेखन की आधिकारिक शुरुआत होगी। आगे चलकर इसको संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की उद्देशिका बनेगी, संविधान की प्रस्तावना बनेगी। ठीक। तो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946, तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946। ठीक। अब दिसंबर के बाद जो है धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं बढ़ रही होती हैं, तभी देश की आज़ादी और तेज़ी से के लिए आंदोलन होने लगते हैं। और भारत और पाकिस्तान की मतलब मुस्लिम लीग द्वारा अलग से पाकिस्तान की मांग की जाती है, वो बार बार जो है संविधान सभा का उनके द्वारा जो है बहिष्कार किया जाता है, जिस कारण से ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रस्तुत किया जाता है या संविधान द्वारा पारित कर दिया जाता है, ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है। और पारित होने के पश्चात 15 अगस्त 1947 को, कब? 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन स्टेटस या दो स्वतंत्र प्रांतों का गठन कर दिया जाता है और यहीं से संविधान सभा का विभाजन हो जाता है। जब संविधान सभा का विभाजन होगा तो स्थितियां परिवर्तित होंगी, यानी सदस्य संख्या परिवर्तित होगी। पहले कुल कितनी सदस्य संख्या थी? 379 सदस्य टोटल थे। बाद में जब देश आज़ाद हो गया, यानी भारत पाकिस्तान के रूप में दो भाग हो गए, तो भारत में कुल सदस्य संख्या बची है 299।
ठीक। इन 299 सदस्यों में से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 229 सदस्य थे, 70 देसी रियासतों से थे। पहले कितने देसी रियासतों से थे? 93। अब 93 की जगह 70 बचे। ठीक, तो टोटल कितने? 299 सदस्य संविधान सभा के लिए ये बचे। अब जब 15 अगस्त 1947 को ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू होने के पश्चात जब इनका विभाजन किया गया तो उस दिन से संविधान सभा में एक और परिवर्तन आया। संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु हो गई, यानी अब भारतीय क्षेत्र के लिए कुछ भी कानून बनाने के लिए भारत की संविधान सभा स्वतंत्र थी। तो जो है इसके दो कार्य यहीं से हो गए। एक तो भारत का संविधान जो है उसका निर्माण करेगी संविधान सभा, दूसरा इसी को अंतरिम विधायिका या अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यानी जो संसद है, संसद भी सामान्य विधायी कानून बनाएगी या सामान्य कानूनों का निर्माण करेगी। ठीक, अब जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने रहे, और जो अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित किया गया, जब देश के लिए कोई सामान्य कानून बनाना है संविधान से इतर, तो उसके लिए ये जो अंतरिम संसद थी वो कार्य करेगी। या अंतरिम संसद जो थी उसमें जीवी मावलंकर को अध्यक्ष बनाया गया। तो जीवी मावलंकर उस सभा की अध्यक्षता करते थे। यानी संविधान सभा एक ही है, लेकिन उसके कार्य दो हो गए। देश के लिए संविधान का भी निर्माण कर रही है और देश में सामान्य कानूनों के लिए संसद का भी संचालन कर रही है। ठीक, तो ये 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के पश्चात ये सदस्य संख्या और उसके स्टेटस में परिवर्तन आया। नेक्स्ट है भारतीय जो संविधान है उसके लिए समितियां। तो समितियों की बात की जाए तो टोटल 22 समितियों का गठन किया गया, जिसमें जो है 8 बड़ी समितियां थी, शेष छोटी छोटी या उप समितियों का निर्माण किया गया। बड़ी समितियों की बात की जाए तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, जिसका मुख्य कार्य होगा संविधान के प्रारूप पर विचार करना या उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करना। संघ संविधान समिति बनेगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। प्रांतीय संविधान समिति बनेगी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। ठीक, साथ में मौलिक अधिकारों की एक समिति बनेगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और एक उप समिति मौलिक अधिकारों की बनेगी आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में। ठीक, साथ में एक अल्पसंख्यक समिति बनेगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और HC मुखर्जी की अध्यक्षता में एक अल्पसंख्यक समिति की एक उप समिति बनेगी। ठीक, तो इनमें कंफ्यूजन ना होना, क्वेश्चन समिति का पूछ रहा है या उप समिति का पूछ रहा है। झंडा समिति की बात आएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक झंडा समिति का गठन किया जाएगा। ठीक, कार्य संचालन समिति यानी जो संविधान सभा का सामान्य कार्य जो संचालित होगा उसके लिए KM मुंशी की अध्यक्षता में एक जो है संविधान सभा संचालन की एक समिति का गठन किया गया। ठीक, तो इस तरीके से संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों से ही अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग विषयों में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने के लिए जो है ये, या अलग अलग विषयों का ड्राफ्ट बनाने के लिए जो है इनके द्वारा मतलब विभिन्न मेंबर्स की अध्यक्षता में एक समितियों का गठन किया गया। अब ये समितियां क्या करेंगी? ये समितियां अपने अपने क्षेत्र से संबंधित कानूनों के लिए एक ड्राफ्ट बनाएगी, और ये ड्राफ्ट किसको सौंपेगा? ड्राफ्टिंग कमेटी को, प्रारूप समिति को। तो प्रारूप समिति क्या थी? 29 अगस्त 1946 से भी क्वेश्चन पूछा गया किस दिन जो है इसका गठन किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। कुल इसमें सदस्य कितने थे? टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से एक डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष बनाए गए। साथ में इसके जो अन्य सदस्य थे N माधवराव, ठीक, पहले BL मित्रा थे, उनके स्थान पर N माधवराव बने। TT कृष्णामाचारी जो हैं वो पहले, इनसे पहले DP खेतान जो थे वो थे, बाद में TT कृष्णामाचारी DP खेतान की मृत्यु के बाद इसके मेंबर बने। NG आयंगर, KM मुंशी, AK अय्यर और SM सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, तो ये टोटल 7 मेंबर्स थे किसमें? प्रारूप समिति में। अब ये जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। इसका कार्य क्या था? जो संविधान की विभिन्न समितियां हैं उन समितियों द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट पर चर्चा करना, उसका प्रारूप तैयार करना या उनके आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करना मुख्य रूप से इसका काम था। प्रारूप समिति जो है संविधान का पहला प्रारूप तैयार करेगी। जो समितियों ने, कमेटी ने रिकमेंडेशन प्रस्तुत की थी उसके आधार पर पहला प्रारूप प्रस्तुत करेगी 21 फरवरी 1948 को। फिर उस पर कुछ संशोधन होंगे। दूसरा प्रारूप प्रस्तुत करेगी अक्टूबर 1948 में, और
फाइनल रूप से या अंतिम रूप से 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति अपनी फाइनल ड्राफ्टिंग करेगा, फाइनल रिपोर्ट कर दे। कब? 4 नवंबर 1948 को, कि हमारा संविधान का प्रारूप ये है। ठीक, 4 नवंबर 1948 को जब प्रारूप समिति ने अपना संविधान का ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया तो क्या होगा? संविधान की बैठक प्रारंभ होना फिर से शुरू होंगी। अब जो संविधान का प्रारूप तैयार हो गया था, उस प्रारूप पर विचार के लिए बैठे हुई वाचन आ गया या रीडिंग आ गया। रीडिंग मतलब ये हुआ कि संविधान का जो ये प्रारूप तैयार किया गया है, इस प्रारूप, ठीक, प्रारूप को किया जाएगा, संविधान का प्रारूप किया गया, किस तरीके से संशोधन होगा या इस पर विचार विमर्श होगा, एक एक आर्टिकल्स पर, एक एक खंड पर या एक विचार विमर्श के बाद निकला। तो संविधान के ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए 3 मीटिंग हुई, जिसे जो है वाचन कहा गया। ठीक, वाचन का था कि इसके तहत जो प्रथम वाचन है, प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 को हुआ। क्या समिति के द्वारा जो निर्मित संविधान का ड्राफ्ट था वो संविधान सभा के समक्ष किया गया, उस पर सामान्य विचार जो मीटिंग या रीडिंग हुई या 15 नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949 तक इसकी द्वितीय रीडिंग हुई। उसमें क्या हुआ? द्वितीय वाचन के दौरान संविधान के था उसके प्रत्येक प्रावधान पर विस्तृत चर्चा हुई, उस पर संशोधन हुए। ठीक, कि द्वितीय वाचन के दौरान कुल 7635 संविधान के ड्राफ्ट में संशोधन के लिए, जिसमें से 2637 जो है वो प्रस्ताव पूर्ण स्वीकार कर लिया कि हाँ ये संशोधन ऐसा होने चाहिए। ठीक, अब संशोधन जब हो गए 2437 संशोधन हुए थे ड्राफ्ट के बाद, तो ये कहना जो है गलत है कि हाँ भारत का संविधान जो है दूसरे देशों से सारे प्रावधान चुरा लिए गए हैं। भारत का संविधान दूसरी जगह से प्रेरित है, लेकिन व्यापक मात्रा में उस समय भारत को क्या ज़रूरतें थी या भारत में शासन चलाने के लिए क्या आवश्यकताएं थी, उस पर व्यापक मात्रा में संविधान सभा के सभी सदस्यों के मध्य व्यापक मात्रा में प्रचार प्रसार के साथ या विचार के साथ संशोधन करने के साथ ही आगे जो है संविधान बना था। तृतीय वाचन था 26 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन हुआ, और इस दौरान क्या हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जो संशोधन के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट बन गया था वो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, और उसको कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि एज सेटल्ड बाय द असेंबली, यानी संविधान सभा द्वारा जैसा निर्णय लिया गया है उसको पास कराने के लिए एक प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव पर 26 नवंबर 1949 को उस समय संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, और हस्ताक्षर करने के साथ ही 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारे देश के नागरिकों द्वारा अधिनियमित कर दिया गया, यानी इस दिन संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और यहीं से आधुनिक रूप से लागू कर दिया गया, यानी इसको बोला जाता है अधिनियमित करना, यानी हम भारत के लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 से। अब ये जो कई बार क्वेश्चन आया है, वन डे एग्जाम में आया है कि कुल कितनी महिला प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर थे, तो टोटल 8 महिला सदस्यों के हस्ताक्षर इस संविधान सभा में इस संविधान पर थे, संविधान की मूल पुस्तक पर, ठीक, या इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और भारत द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक, अब जो 26 नवंबर 1949 है, 26 नवंबर